नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मंगल है। मैं जीपीसी करौली में प्रवक्ता यांत्रिकी के पद पर पदस्थ हूँ। आज हम बात कर रहे हैं और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज़ जो कि है AME 208 के बारे में। AME 208 इसका नाम है ऊष्मागतिकी एवं अंतर्दहन इंजिन्स, राइट। इसमें हम आज बात करेंगे गैस पावर चक्र की। देखिए, इसके 3 लेक्चर्स होने वाले हैं जिसमें कि मैं आपको डिफरेंट गैस पावर साइकिल्स के बारे में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तीसरे जो लेक्चर है उसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो देखते हैं कि एयर स्टैंडर्ड एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स क्या होती हैं। सो देखिए, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स की अगर बात करें, जिनको कि आप बोलते हैं वायु मानक चक्र, ठीक है। तो गैस पावर चक्रों का, या फिर आप एयर बोल दीजिए या गैस बोल दीजिए, तो गैस पावर चक्रों का जो प्रयोग किया जाता है वो नॉर्मली पावर प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। जैसे कि गैस टरबाइन प्लांट में आप देख लीजिए, या फिर अपनी जो मोटरसाइकिल्स में लगा होता है इंटरनल कंबशन इंजन, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, किसी वायु मानक चक्र के लिए प्राय कुछ परिकल्पनाएं, मतलब कुछ अजम्पशंस जो है माने गए हैं। वो देखिए कौन कौन से हैं। इसमें माना गया है कि वायु जो है वही एक कार्यकारी द्रव है, और हमने देखा है कि वायु जो है, मतलब एयर, वो परफेक्ट गैस तो नहीं होती है, आइडियल गैस तो नहीं होती है, पर हम उसको आदर्श गैस की तरह मानेंगे। और जो भी हमने आदर्श गैस के लिए पढ़ा है, जो भी मैंने आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जूल्स लॉ जो भी बताया है आदर्श गैस की इक्वेशन, वो सब यहाँ पर हम वैलिड मानेंगे। दूसरा है कि जब भी एयर इसमें यूज होगी तो हम मानेंगे कि कार्यकारी जो द्रव है एयर, उसके द्रव्यमान और उसकी प्रकृति में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, राइट। और चक्र में जितने भी प्रक्रम होंगे उन सबको जो है, उन सारे के सारे प्रक्रम्स को क्या माना जाएगा, रिवर्सिबल माना जाएगा, ठीक है। और अब तंत्र से परिसीमा में, वह परिसीमा से तंत्र में ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। मतलब तंत्र हो गया सिस्टम और सराउंडिंग हो गई परिसीमा। तो गाइस, अगर आपने ये जो है सिस्टम मान लिया है और ये यहाँ पर सराउंडिंग है, तो सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। मतलब डेल्टा क्यू को मानेंगे 0, ठीक है। अब तंत्र में परिसीमा, ओके, प्रक्रम में ऊर्जा रूपांतरण करते समय ये माना जाता है कि ऊर्जा किसी उच्च ताप स्रोत से दी जा रही है, और निष्कासन के समय ये माना जाता है कि वो किसी निम्न ऊर्जा स्रोत को दी जा रही है। ये देखिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे कि ये हो गया आपका इसको जो है बोला जाता है जहाँ से एनर्जी ली जाती है और फिर उसको जो है हीट इंजन में दी जाती है, वहाँ से एनर्जी को निकाला जाता है, राइट और नॉट। तो ये जो है हायर टेम्परेचर सोर्स से तो एनर्जी लेगा इंजन, और फिर आपको वर्क दे देगा यहाँ पर, और किसी लो टेम्परेचर एनर्जी सोर्स में वो एनर्जी को क्या करता है, निष्पादन करता है, ठीक है। कार्यकारी द्रव्य की विशिष्ट ऊष्मा जो हम पढ़ चुके हैं, एक होती है विशिष्ट ऊष्मा आयतन की और एक होती है प्रेशर पे। तो उसको संपूर्ण चक्र में हम ये मानते हैं कि उसको परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। अब इन सभी परिकल्पनाओं को अगर लगाएंगे और फिर अगर हम एनालिसिस करेंगे तो उसको बोला जाता है वायु मानक विश्लेषण। अब अगर दक्षता की बात करी जाए तो दक्षता तो सबको पता है यार कि दक्षता क्या होती है। दक्षता होती है
दक्षता आप बोल सकते हैं कि ये होती है जो नीटा है, दैट इज़ व्हाट कार्य डिवाइडेड बाय गिवन एनर्जी, कार्य डिवाइडेड बाय गिवन एनर्जी। अब जो कार्य होता है वो होता है गिवन एनर्जी माइनस जो एनर्जी निकल जाती है, राइट और नॉट। तो ये जो कार्य है वो ये है कि जितना आपने एनर्जी दी है, मतलब प्रदत्त ऊर्जा माइनस परित्यक्त ऊर्जा, जो कि आपने यहाँ पर परित्यक्त कर दी थी, उसको बोलते हैं परित्यक्त ऊर्जा। ठीक है बात। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बात कर लिया कि क्या होती है दक्षता। देखिए इसमें एक ये भी होता है आपका, जो कि बोला जाता है मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर। तो यह पूरे चक्र में, देखिए पूरे चक्र में दाब की वैल्यू क्या है, लगातार बदलती जा रही है, राइट, लगातार बदलती जा रही है। तो इसमें हम ये मानते हैं कि पूर्ण चक्र में जो एक औसत दाब रहता है उसको हम बोलते हैं मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर। ठीक है भाई साहब। चलिए जी, अब जो है मैं बात करने वाला हूँ ऑटो चक्र के बारे में, ऑटो साइकिल जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं इसको आपको समझाने वाला हूँ ऑटो साइकिल के बारे में। ये आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ऑटो साइकिल में क्या होती है कि यहाँ पर 4 चीज़ें होती है। सबसे पहले तो मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ वो देखिए P और V के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ, राइट, P और V के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये है आपकी पोजीशन नंबर 1 और ये है पोजीशन नंबर 2। तो यह 1 से 2 तक जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होता है रुद्धोष्म संपीड़न। रुद्धोष्म संपीड़न मतलब एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है, जिसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोला जाता है। आइसेंट्रोपिक क्यों? क्योंकि रुद्धोष्म जो प्रोसेस होता है एडियाबैटिक, उसमें कभी भी एंट्रोपी में बदलाव नहीं होता है। इसलिए आप देखिए यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ कर्व, वो है T वर्सेज S, मतलब टेम्परेचर वर्सेज एंट्रोपी। तो यहाँ पर 1 से 2 में क्या होता है, रुद्धोष्म संपीड़न होता है, लेकिन एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए 1 से 2 में देखिए एंट्रोपी S जो कि है कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता है। तो जब रुद्धोष्म संपीड़न होगा तो इस जगह पर क्या होता है जी, यहाँ पर एक लॉ होता है जिसको फॉलो किया जाता है, जो कि होता है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये मैंने आपको बताया था पहले एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, आप पिछले लेक्चर्स जो है देख सकते हैं। इसी प्रकार से फिर 2 से 3 में क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, मतलब स्थिर आयतन प्रक्रम होता है, राइट। तो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है उसकी, देखिए हर चीज़ के बारे में आपको समझाया जाएगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है ना कि प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ता है, राइट, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। क्यों बढ़ता है? क्योंकि देखिए PV इज इक्वल टू होता है mRT। अब अगर V कांस्टेंट है तो यार अगर आपका P बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी आपका बढ़ेगा, तो वही काम हो रहा है यहाँ पर, राइट। फिर 3 to 4 में क्या होता है, रुद्धोष्म प्रसरण होता है, मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन वाली प्रोसेस होती है 3 to 4 के लिए, ठीक है, जो कि एडियाबैटिक कंप्रेशन के बराबर ही है। एक तरीके से वही लॉ फॉलो होगा इसमें भी। और 4 to 1 में अगेन स्थिर आयतन वाला प्रक्रम होता है 4 to 1 में। ओके, चलिए अब आपने देख लिया है यहाँ पर। अब देखिए मैं बात करूँगा, देखिए तो 1 से 2 में क्या हो रहा था कि रुद्धोष्म प्रक्रम है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है जिसमें कि ऊष्मा का रूपांतरण नहीं होता है। मतलब 1 से 2 में और 3 से 4 में डेल्टा क्यू क्या होती है जी, 0 होती है, ऊष्मा का रूपांतरण नहीं होता है, राइट। ऊष्मा का जो आदान प्रदान होगा वो सिर्फ
2 से 3 में और 4 to 1 में होगा। मतलब 2 से 3 में तो हम ऊष्मा देंगे उसको, और 4 to 1 में ऊष्मा का निष्पादन होगा। ठीक है, तो देखिए डेल्टा Q1 जो होगी, मतलब जितनी ऊष्मा आपने दिया वो हो जाएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर दे रहे हैं तो इसलिए mCV, और टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है, T3 माइनस T2। इसी प्रकार से जो डेल्टा Q2 जो ऊष्मा का त्याग होगा वो कितना हो जाएगा, mCV T4 माइनस T3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऊष्मा जो दी जा रही है और ऊष्मा जो मिल रही है उसका हमने देख लिया। अब देखिए ज़रा, अतः जो अब चक्र में कितना कार्य प्राप्त हो रहा है तो वो इन दोनों का अंतर होगा। जितनी ऊष्मा आपने दी, मान लो आपने सपोज 50 दिया है और आपको 20 जो है त्याग हुआ, मतलब उसका एटमॉस्फेयर में, तो बचा हुआ जो 30 है वही आपका कार्य है। तो इसलिए डेल्टा W जो प्राप्त कार्य है वो हो जाएगा डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा Q2। तो ये हो गया mCV T3 माइनस T2 माइनस mCV T4 माइनस T2 हो गया जी आपका। ठीक है, अब अगर बात करी जाए तापीय दक्षता, मतलब एफिशिएंसी की बात करी जाए, थर्मल एफिशिएंसी की, तो वर्क डिवाइडेड बाई जितनी आपने एनर्जी दी है वही होगा। तो वर्क तो ये हो गया, और एनर्जी आपने जो दी थी वो थी mCV T3 माइनस T2। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। ठीक है, अब देखिएगा, अब रुद्रोष्म प्रक्रम है तो हमको पता है कि यार रुद्रोष्म प्रक्रम में क्या होता है। जैसे मैं आपको देखिए करके दिखाता हूँ एक बार। मैंने आपको बताया था कि रुद्रोष्म जो भी प्रक्रम होगा उसमें PV की पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, कांस्टेंट हो जाएगा। सही है कि नहीं? इसका मतलब P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब V1 बाई V2 की पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, P2 बाई P1 हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप अपना जो इक्वेशन है PV इज इक्वल टू MRT, राइट, जब आप वो वाला इक्वेशन लगाओगे, जैसे कि मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, PV इज इक्वल टू MRT होता है जी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यार P1 V1 अपॉन P2 V2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा जी T1 माइनस T2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो P2 बाई P1 हमको मिलेगा, P2 बाई P1 वो मिलेगा हमको V1 बाई V2 और T2 बाई T1 मिल जाएगा जी। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर रख दूँगा तो ये हो जाएगा V1 बाई V2 मल्टीप्लाइड T2 बाई T1। तो यहाँ से देखिए ये V1 बाई V2 की पावर 1 है और ये गामा है, तो ये जब यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा V1 बाई V2 गामा माइनस 1 एंड दैट टू इक्वल टू और T2 बाई T1। ठीक है, तो ये यहाँ से इस एक्सप्रेशन को जो है लिखा गया है। क्लियर है? तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन आपका आया कि यार T2 बाई T1 जो होगा वो V1 बाई V2 गामा माइनस 1 के बराबर होगा, यानी कि T2 जो है वो T1 V1 बाई V2 गामा माइनस 1 के बराबर हो गया है। अब देखिए ये जो V1 बाई V2 है, देखिए आपने शुरू में क्या कहता है कि जो वॉल्यूम 1 था वो ज़्यादा था और वॉल्यूम 2 है वो कम है, तो आपने 1 से 2 तक क्या किया, इसका कंप्रेशन किया, तो इसलिए इसको संपीड़ित रेशो बोला जाता है। संपीड़न रेशो इसको जो है बोला जाता है। तो ये जो V1 बाई V2, या तो आप इसको बोल लीजिए, संपीड़न रेशो हमेशा याद रखिए कि 1 से ज़्यादा होगा, तो यानी कि या तो यह रेशो होगा V1 बाई V2 का या फिर V4 बाई V3 का, दोनों को ही स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये देखिए आप V4 बाई V3 और V1 बाई V2 बोथ आर इक्वल टू वॉट R। ठीक है, तो आप जब इसको यहाँ पर रखेंगे और सेम टू सेम काम आप 3 to 4 वाली प्रोसेस के लिए करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि T2 इज इक्वल टू T1 R की पावर गामा माइनस 1, और इसी प्रकार से आपको मिल जाएगा T3 इज इक्वल टू T4 R की पावर गामा माइनस 1। अब आप ये T3 और T4 जो हैं आप इसको यहाँ रख देंगे, कहाँ पर,
ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ पर आप इसको रख देंगे। यहाँ पर जब आप रखेंगे T3 और T2 की वैल्यूज़ को, तो ये निकल के आपका सामने आएगा। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। थर्मल एफिशिएंसी आती है, वो आती है 1/1 माइनस 1/r की पावर गामा माइनस 1, ये आती है जी आपकी। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है, तो एक तरीके से एक ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है वो आप देख सकते हैं कि फाइनली वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। वो डिपेंड कर रही है संपीड़न रेशो पर। मतलब जितना ज़्यादा आप संपीड़न रेशो करोगे उतना एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। देखिए आप कर्व में संपीड़न मतलब कंप्रेशन रेशो जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे एफिशिएंसी भी बढ़ रही है। लेकिन यार कंप्रेशन रेशो कितना रखना है ये अपने हाथ में नहीं है, राइट? क्योंकि ये जो होता है सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि जो मटेरियल से आपने सिलेंडर को बनाया गया वो कितना प्रेशर झेल सकता है। तो इसलिए व्यवहारिक कारणों से क्या होता है कि जो गामा का मान होता है वो 4 से 9 के बीच में ही रखा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रखा जा सकता, राइट? तो इस तरीके से ये आपकी ऑटो साइकिल जो है ख़त्म हो जाती है। क्लियर है जी? ठीक है, अगली लेक्चर में हम बात करेंगे डीजल साइकिल के बारे में, राइट?